नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों का स्वागत करते हुए मैं जितेंद्र झा आप लोगों के समक्ष हिंदी व्याकरण के सबसे प्रथम अध्याय वर्ण पाठ को लेकर आया हूं। मैं इस पाठ में वर्ण किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, वर्ण हिंदी वर्णमाला में कुल कितने हैं, इन तमाम बातों की समीक्षा करते हुए आगे की ओर बढ़ूंगा। जहां भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट में बताएं ताकि मैं उसके अनुसार आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ण के विषय में, वर्ण क्या है। ठीक है, ये एक कॉमन सी बात है। जब हम लोग शुरू से ही स्टैंडर्ड 3 से जब व्याकरण शुरू होता है तो स्टार्टिंग ही होता है वर्ण, और वर्ण से पहले भी भाषा से इसकी शुरुआत होती है। तो अगर भाषा की बात की जाए बच्चों, तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है बोलना। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी भावनाओं को जिस माध्यम के द्वारा व्यक्त करता है वह भाषा कहलाती है। हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण बात है हमें उसके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के ध्यान रखने का। जैसे कहीं कहीं मैंने देखा है भाषा कहलाता है, तो ये गलत है। भाषा स्त्रीलिंग शब्द है, ये संस्कृत के भाष धातु से बना है, इसलिए हम कहेंगे कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाती है। इसे व्यक्त करने के कितने माध्यम हो सकते हैं, तो इसे व्यक्त करने के 2 माध्यम है, एक मुख द्वारा बोलकर और एक हाथ से लिखकर। इसमें एक शंका होती है कि जो सांकेतिक भाषा है वो क्या है। तो सांकेतिक भाषा को मौखिक भाषा की ही श्रेणी में रखा गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा के 2 भेद होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक शब्द, अब देखिए मौखिक शब्द का मूल शब्द क्या है, तो मौखिक का मूल शब्द है मुख। ठीक है, मुख यानी वह भाषा जिसे हम अपने मुख के द्वारा व्यक्त करते हैं, बोलकर व्यक्त करते हैं, उस भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे फोन पर बातें करना, ये मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया आपका। उसके बाद लिखित भाषा, यानी कि जिस भाषा को हम लिख करके व्यक्त करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना। तो बच्चों इसमें एक डाउट, एक सस्पिशन आपके मन में आएगा कि टेलीफोन पर बात करना वो मौखिक भाषा का उदाहरण है, पत्र लिखना लिखित भाषा का उदाहरण है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दे कि अच्छा बताइए पुस्तक पढ़ना यह किस भाषा का उदाहरण है, तो हम क्या बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर समस्या ये हो जाती है कि पुस्तक पढ़ना बच्चा मुंह से बोलकर पढ़ रहा है, इसलिए कुछ लोग इसे मौखिक भाषा मान लेते हैं। लेकिन नहीं बच्चे, यह गलत है। पुस्तक पढ़ना मौखिक भाषा का नहीं, लिखित भाषा का उदाहरण है। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ करके हम जवाब देंगे। उसके बाद भाषा के बाद हम लोग देखते हैं लिपि। तो लिपि का मतलब होता है लिखने का ढंग, यानी कि भाषा के लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, बोली यानी भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं व्याकरण। ठीक है, व्याकरण यानी कि भाषा की शुद्धता का ज्ञान देने वाला वह शास्त्र जो हमें शुद्ध लिखना पढ़ना, ठीक है, सिखाता है। यानी कि शुद्ध सबसे पहले बोलना, उसके बाद पढ़ना और उसके बाद लिखना। यानी कि हम परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं कि भाषा की शुद्धता का ज्ञान देने वाला वह शास्त्र जो हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखा दे, उसे हम व्याकरण कहते हैं। और इस व्याकरण का सबसे प्रथम अध्याय जो है उसका नाम है वर्ण। वर्ण से भी पहले अक्षर होता है, अक्षर जिसका क्षय न हो वह अक्षर है। तो हिंदी की अगर बात की जाए तो हिंदी में अ, ई, उ और री ये 4 अक्षर होते हैं। क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा कि अ आधा ऐसे या ऐसे किसी तरह से लिखा जाए आधा, क्योंकि अक्षर यह टूटता नहीं है, इसका क्षर नहीं होता है। ठीक है, तो अक्षर और वर्ण में एक मैं बता दूं कि अक्षर यानी कि अ मीन्स नहीं, अक्षर का मतलब विनाश, विनाश माने टूटना, जो नहीं टूटता है, जिसका विनाश नहीं होता है वह अक्षर होता है। जैसे अ, ई, उ,
री, ये सब अक्षर हैं, ये अक्षर हैं लेकिन ये सब वर्ण भी हैं। तो सब उसके बाद जाने वर्ण क्या है। तो भाषा में मैं बता दूं वर्ण की परिभाषा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अब देखिए ये क हुआ, तो क को तो हम खंड टुकड़ा, ये क हलंत जोड़ अ कर दिए, तो ये क तो वर्ण है लेकिन खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यहां पर ये सवाल है, तो क्या वर्ण के उदाहरण में हम क को लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क को लिखेंगे भी तो क में हलंत लगा कर लिखेंगे, क्योंकि जब किसी व्यंजन वर्ण में हलंत का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह व्यंजन वर्ण क्या हो जाता है? स्वर रहित हो जाता है। पहले वह स्वर, व्यंजन का मतलब स्वर सहित होता है, लेकिन जब उसमें उसका प्रयोग हो जाता है तो वह स्वर रहित हो जाता है। तो बच्चों वर्ण की परिभाषा मैंने बता दी आपको कि वर्ण यानी कि उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अ, आ, ई डैश डैश, और इसमें लिखेंगे क, च, ट डैश डैश आदि। ठीक है, ये हो गया वर्ण का। अगर इस वर्ण के जैसे में हम सीधे क लिखें और इसमें हलंत नहीं लगाएं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये छोटी सी बात है जिसको आप समझ लें। उसके बाद आता है वर्ण में कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के बच्चों दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण का मतलब स्वर अर्थात स्वतः उच्चारण होने वाला वर्ण, जिसका उच्चारण स्वतः होता है। स्वतः का मतलब यहां क्या है कि जिसके उच्चारण में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वतः उच्चरित वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे अ को जब हम लेते हैं तो इसमें हमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यह क्या हो गया? स्वर वर्ण हो गया। आ में भी वही बात है, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसका उच्चारण स्वतः होता है और स्वतः उच्चरित वर्ण जो होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। जबकि व्यंजन वर्ण जो होते हैं वह व्यंजन वर्ण अर्थात स्वर वर्ण की सहायता से उच्चरित वर्ण, वैसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, जब हम क बोलते हैं तो क के साथ अ भी होता है। ठीक है, क को अगर कोई कहे कि क बोलना है लेकिन अ नहीं होना चाहिए तो यह असंभव है, इसे हम नहीं बोल पाएंगे। जब भी हम क बोलेंगे तो उसके साथ अ बोला ही जाएगा। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि यह व्यंजन वर्ण है। तो आप समझ गए होइएगा कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। अब मैं आगे की बात बताता हूं कि स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी होती है। स्वर वर्ण और मैंने यहां लिखा व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है। ठीक है, और स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है तो 11 वर्ण जो होते हैं वह स्वयं उच्चरित होते हैं बगैर किसी की सहायता से। कौन कौन, ये भी देख लीजिए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए ये सब स्वर हो गए। 1 2 2 4 6 7 और 4 11। ये 11 जो वर्ण है ये आपके स्वर वर्ण हो गए। अब इसमें भी है कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है ह्रस्व स्वर, ठीक है, और एक का नाम होता है दीर्घ स्वर। तो बच्चों इसमें एक चीज जानना है, ह्रस्व और दीर्घ क्या होता है। तो ह्रस्व का मतलब कि वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व स्वर है, और जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे यानी डबल समय लगे वो दीर्घ स्वर है। तो ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है अर्थात अ, ई, उ और री, ये चारों क्या है? ह्रस्व हैं। तो सर सोचने वाली बात यह है कि स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 और ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 4, तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होगी? 11 - 4 बराबर 7। ये 7 कितने हैं? दीर्घ हो गए। कौन कौन? आ, ई, उ,
ठीक है, ए ऐ ओ औ ये दीर्घ स्वर हो गए, तो ह्रस्व दीर्घ हो गया, क्लियर। अब आइए व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण में संयुक्त व्यंजन को मिला दीजिएगा तो इसकी कुल संख्या हो जाएगी 37 यानी कि 37। कौन कौन? नंबर 1 सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, उसके बाद नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद नंबर 3 ऊष्म व्यंजन, और नंबर 4 आपका हो गया संयुक्त व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को मिला करके 37 वर्ण हो जाते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ की संख्या 4, ऊष्म की संख्या 4, संयुक्त की संख्या 4, तो 4 4 8 4 12 और 25 कुल मिलाकर के 37 हो गए। अब सवाल ये बनता है कि स्पर्श व्यंजन 25 कौन कौन होते हैं? तो क वर्ग, ठीक है, क से लेके म तक, ठीक है, जितने भी वर्ण है सब क्या है? स्पर्श है। यानी स्पर्श कहने का मतलब क वर्ग, क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग, एक वर्ग हो गया क वर्ग। ठीक है, पहले वाले वर्ण में क वर्ग जोड़ दिए, एक वर्ग हो गया क वर्ग, जिसका मतलब हुआ क से लेके अंग तक। च वर्ग, च से लेके य तक, पहले वाले वर्ण च में जोड़ दिए च वर्ग, यानी कि च छ ज य पूरा हो गया। इससे भी एक सवाल हो सकता है कि वर्णों का कुल कितना वर्ग होता है? तो 5। वर्णों के एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 5। ठीक है, इसमें पूछा जाए क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? तो ग। इस ढंग से आपको बताना होगा। तो बच्चों ये क्लियर हो गया, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी वर्णों का कुल वर्ग 5 हो गया और एक वर्ग में वर्णों की संख्या 5 हो गई, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 5 × 5 बराबर 25 हो गई। अब उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ की संख्या 4, य र ल और व, ये हो गया। ऊष्म की संख्या भी 4, तालाब स, मूर्धन स, दंत स और ह। संयुक्त की संख्या भी 4, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये देखिए 4 हो गया। ठीक है, तो यह स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के विषय में मैंने आपको बता दिया कि किसकी संख्या कितनी होती है। अब इसमें एक सवाल होता है वर्ण विच्छेद, उसके बाद वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्ण विच्छेद जानने के लिए सबसे पहले हमको एक स्वर व्यंजन के साथ साथ एक देख लेना होगा कि इसमें हलंत का प्रयोग क्या होता है, हलंत क्या होता है। तो हलंत हर व्यंजन के नीचे लगने वाली तिरछी रेखा होती है। ठीक है, तिरछी रेखा हलंत कहलाती है, जो किसमें लगती है? व्यंजन में लगकर उसे स्वर रहित बनाती है। जैसे अगर मैं क लिखूं, ठीक है, और क में हलंत लगा दूं, तो ये क जो हो गया वो स्वर रहित हो गया। तो इसका वर्ण विच्छेद क जमा अ, जमा भी बोलते हैं इसको, जोड़ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें समय, तो ये तिरछी रेखा है बच्चों, देख रहे हैं क में लगी हुई, क जमा अ, जमा यानी कि इसको हम जोड़ भी बोलते हैं, तो ये हो जाता है आपका क। ये तिरछी रेखा का को हिंदी में हम हलंत बोलते हैं, जिसका बहुत बड़ा योगदान है वर्ण विच्छेद में। वर्ण विच्छेद हलंत के बिना संभव ही नहीं है। ठीक है, और वर्ण विच्छेद हमारे वर्ण का सबसे प्रमुख पार्ट है, प्रमुख भाग है, जिसको समझ लेना जरूरी है। तो क का वर्ण विच्छेद हो गया क जमा अ, क जोड़ अ। उसी तरह से का हो जाएगा बच्चों क जमा आ। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इस वर्ण विच्छेद में जो हलंत का प्रयोग करेंगे वो सदैव हमेशा व्यंजन वर्ण में ही करते हैं। ये गलती से भी इसको हम स्वर वर्ण में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा कहाँ करेंगे? व्यंजन में। तो क का हो गया, उसके बाद की हो गया, तो क हलंत जोड़ ई। ठीक है, फिर की हो गया तो क हलंत जोड़ ई। ठीक है, इस ढंग से हो गया। उसी तरह से फिर कू का करेंगे तो क हलंत जोड़ ऊ, ऐसे करते चलेंगे। उसी तरह किसी के नाम का वर्ण विच्छेद करना है, जैसे राम, तो र जमा आ जमा म जमा अ बराबर राम। इस तरह से हो गया क्या चीज का? राम का वर्ण विच्छेद कंप्लीट हो गया। तो ये वर्ण विच्छेद में हम इसी चीज को ध्यान में रखते हैं कि व्यंजन वर्ण में हलंत लगेगा और उसके बाद जो स्वर होगा वह हलंत से अलग, स्वर में हलंत नहीं लगता है, क्योंकि हलंत उसी में लगता है जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। और स्वर तो ऐसे वर्ण है जो स्वतः उच्चारित होते हैं।
इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रख देना बहुत जरूरी है कि हलंत जो है वो किस में लगता है, व्यंजन में। इस तरह से मैंने आपको वर्ण और आज इस वीडियो में वर्ण विच्छेद के बारे में बता दिया। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। व्याकरण का बच्चों कोई सिलेबस नहीं होता है। व्याकरण बिहार बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी व्याकरण एक ही होता है। इसलिए यह दोनों बोर्ड के लिए अति लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।